नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1971 के उस युद्ध की, वो भी सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया बल्कि एक नए देश बांग्लादेश को भी जन्म दिया। 93,000 ये नंबर इस कहानी का अंत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। लेकिन सवाल यह है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। इसके लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो ये कहानी किसी हमले से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें एक ऐसे देश में हैं जो अंदर से ही टूट रहा था, अपने ही लोगों के बीच बटा हुआ था। देखिए, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सिर्फ 1600 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी नहीं थी। असल में ये दो अलग दुनियाएं थीं। सत्ता थी पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में और वो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को हमेशा कमतर समझते थे। और फिर वो हुआ जिसने आग में घी का काम किया। चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की भारी जीत हुई, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के बजाय जेल में डाल दिया गया। इसके बाद पूरे पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, जिसे पाकिस्तानी सेना ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। लाखों लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ लोग भागकर भारत आ गए। और बस यहीं से युद्ध की जमीन तैयार हो गई। तो जब हालात इतने बिगड़ गए, तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सबसे काबिल जनरल सैम मानेकशॉ से बात की। उन्होंने तुरंत हमला करने की बजाय एक सोची समझी देरी की सलाह दी। मानेकशॉ का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि मानसून में हमला करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पूरा इलाका एक दलदल बन जाएगा और हमारी फौज वहीं फंस कर रह जाएगी। इसलिए सही वक्त का इंतजार करना जरूरी था। तो जब दुनिया देख रही थी कि भारत कूटनीति से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। एक तरफ इंदिरा गांधी दुनिया भर के नेताओं से मिल रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी को चुपचाप ट्रेनिंग और हथियार दे रही थी। और फिर आया दिसंबर का महीना। मॉनसून जा चुका था, तैयारियां पूरी थीं, और अब वक्त था भारत के उस प्लान को एक्शन में लाने का जो दुश्मन को चारों खाने चित करने वाला था। सोचिए, एक साथ 3 तरफ से हमला। आसमान से इंडियन एयरफोर्स, जमीन से भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी, और समंदर से इंडियन नेवी ने मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से घिर चुकी थी। लेकिन इस युद्ध की सबसे दिलचस्प कहानियां सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि तेज दिमाग की हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 2 लड़ाइयों की जहां ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हुआ। ये किस्से रणनीतिक धोखे की मिसाल हैं। अब सवाल ये है कि एक लगभग कबाड़ हो चुके जहाज से एक बेहद ताकतवर पनडुब्बी का शिकार कैसे किया जाए। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी भारत के गौरव INS विक्रांत को डुबोने के लिए निकली थी। और अगर ऐसा हो जाता तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होता। तो गाजी को फंसाने के लिए एक कमाल का जाल बुना गया। सबसे पहले तो असली INS विक्रांत को चुपचाप अंडमान भेज दिया गया। फिर ये अफवाह फैलाई गई कि विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। इस झूठ को सच दिखाने के लिए शहर में विक्रांत के हजारों सैनिकों के लिए राशन के बड़े बड़े ऑर्डर दिए गए और विशाखापट्टनम में इंतजार कर रहा था INS राजपूत, एक पुराना जहाज जो बस गाजी के आने का इंतजार कर रहा था। और हुआ भी वही। गाजी इस चारे में फंस गया। वो विक्रांत का शिकार करने आया था, लेकिन INS राजपूत ने उसे ढूंढकर समंदर में ही दफन कर दिया। ये तो थी समंदर की कहानी। अब चलते हैं जमीन पर, जहां एक और भी हैरान कर देने वाला कारनामा हुआ। जगह थी लोंगेवाला की रेगिस्तानी चौकी, और यहां मौजूद थे भारत के सिर्फ 120 जवान। और उनका सामना करने आ रही थी पाकिस्तान की एक विशाल सेना, 6000 सैनिक और उनके साथ 100 से ज्यादा टैंक। इन 120 जवानों को बस एक रात किसी तरह टिकना था, क्योंकि हवाई मदद तो सुबह ही मिल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? उनके पास असली एंटी टैंक माइंस तो कुछ ही थी। तो उन्होंने सैकड़ों स्टील के टिफिन बॉक्स लिए और उन्हें रेत में दबा दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो एक बहुत बड़ी माइनफील्ड बिछी हो। और यकीन मानिए, ये छोटी सी ट्रिक काम कर गई। पाकिस्तानी टैंक पूरी रात आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स ने आकर उनका काम तमाम कर दिया। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि जमीन पर उसकी सेना हार रही है, तो उसने अपने सबसे बड़े दोस्त अमेरिका को मदद के लिए पुकारा। और अमेरिका ने मदद भेजी भी। उनका 7वां बेड़ा, जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस था, बंगाल की खाड़ी की तरफ चल पड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये छोटा सा युद्ध अब एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकता था। लेकिन भारत का भी एक दोस्त था, सोवियत यूनियन,
और वो भी अपने न्यूक्लियर बेड़े के साथ भारत की मदद के लिए आ पहुंचा। तो हिंद महासागर में एक अजीब सी स्थिति बन गई। एक तरफ अमेरिका का न्यूक्लियर बेड़ा, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का। सोवियत बेड़े ने भारत के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया और अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि वो इस मामले में दखल ना दे। अब जब बाहर से मदद की कोई उम्मीद नहीं बची, तो पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हालत और भी खराब हो गई। वो भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के बीच चारों तरफ से घिर चुके थे। और फिर आई 16 दिसंबर 1971 की तारीख। सिर्फ 13 दिन की लड़ाई के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। इस कहानी के अंत में एक पुरानी कहावत याद आती है, वीर भोग्या वसुंधरा। मतलब जो वीर होते हैं धरती पर राज वही करते हैं। इस संघर्ष की शायद यही सबसे बड़ी सीख है। ये कहानी भले ही 50 साल पुरानी हो, लेकिन ये जो सवाल उठाती हैं रणनीति पर, दोस्ती पर और ताकत के सही इस्तेमाल पर, वो सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं।